नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी के बेसिक ग्रामर व्याकरण को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, जो सीटेट जनवरी 2024 के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। इस सेशन में सीटेट के सिलेबस के अनुसार जो बेसिक रूप में पूछा जाएगा, संधि हो गया, समास, शब्द रूप, धातु रूप, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, संधि आदि से जितने सभी टॉपिक को थ्योरी के माध्यम से समझेंगे, जिससे आप लोग एक बार थ्योरी को अच्छे से समझ जाएंगे तो जितने भी प्रश्न बनेंगे इन सब से आप आसानी से हल कर सकेंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक से हज़ारों प्रश्न बनाए जाते हैं, लेकिन उन हज़ारों प्रश्नों को आप एक महीने में कवर नहीं कर सकते हैं। न कितना रटेंगे, नहीं रट पाएंगे। इसीलिए जब आप टॉपिक को समझ जाएंगे तो उससे कितना ही प्रश्न बनेगा, आप आसानी से हल कर सकेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब पहला टॉपिक व्याकरण का हमने क्या लिया है? संधि लिया है। तो संधि पूछेगा, पहला क्वेश्चन उसका क्या रहेगा सीटेट का, अगर पूछ दे संधि से कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। और संधि किसे कहते हैं या संधि का क्या अर्थ है? तो 2 वर्णों या अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं? 2 वर्ण या अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे ई और ई मिलके बड़ी ई बन जाती है, और अ मिलके बड़ा आ बन जाता है। ऐसे ही 2 वर्ण जब आपस में मिलते हैं, उसे ही जैसे 2 भाई आपस में मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं कि समझौता कर लिए, संधि कर लिए, तो उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो आदमी मिलते हैं, समझौता या संधि कहते हैं, मित्रता कहते हैं। और जब 2 वर्ण मिलते हैं, अ से ज्ञ तक कोई भी वर्ण आपस में मिल जाए, वह क्या हो जाता है? संधि हो जाता है। लेकिन इसमें भी स्वर संधि क्या होता है कि स्वर संधि में स्वर और स्वर मिलते हैं, या पहले स्वर होता है बाद में व्यंजन, तब स्वर संधि होता है। अब व्यंजन संधि, जब 2 व्यंजन आपस में मिलेंगे वहाँ पे व्यंजन संधि होता है। और विसर्ग संधि, पहला वर्ण विसर्ग होता है और दूसरा पार्ट स्वर या व्यंजन होता है, वहाँ पे विसर्ग संधि होता है। तो संधि का अर्थ क्या है? तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कोई पूछेगा कि संधि का क्या अर्थ है? तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन आपके सिलेबस में ऐसे पूछ सकता है, उसका भेद पूछ सकता है, लेकिन स्वर संधि को ही आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। तो स्वर संधि के 5 भेदों को यहाँ पे विस्तार पर पढ़ लेते हैं, ताकि उससे जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में बने, आप आसानी पूर्वक उसको हल कर सकें। तो पहला क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में ही पढ़ेंगे। जब स्वर का स्वर या स्वर का व्यंजन से मेल हो और जो परिवर्तन आए, उसे ही स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। अभी हम बताएंगे कैसे स्वर और स्वर का मेल हुआ है या स्वर या व्यंजन का मेल हुआ है। इसके 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि। पहला क्या है? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि पहला है दीर्घ संधि, थोड़ा जूम कर देते हैं। पहला स्वर संधि है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जिन शब्दों में बड़ी मात्रा दिखे,
जैसे बड़ आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया। दिखाई दे वहाँ पे क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है। जैसे रविंद्र, देखिए क्या होता है, रवि, रवि माने क्या होता है, सूर्य होता है। तो रवि आ धन क्या हो गया, रवि धन क्या हो गया, इंद्र। तो क्या हो गया, बराबर रविंद्र हो गया। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, रवि छोटी ई है आ प्लस ये छोटी आ दोनों मिली हैं बराबर क्या हो गया, बड़ी ई बन गया है, बड़ी ई बन गया है। जैसे देखिए वह पर क्या है, बड़ी ई का मात्रा है, वह पर क्या है, बड़ी ई का मात्रा है। तो छोटी मिल के क्या हो गया है, बड़ी ई हो गया है। तो दो स्वर, यह भी स्वर है, यह भी स्वर है, दो स्वर मिले हैं तो तीसरा स्वर बन गया है। कहीं कहीं देखिए विद्यालय, विद्या धन आलय, तो इसमें भी दो स्वर मिले हैं, विद्या अ आ रहा है ना, य में अ छुपा है, य में क्या है, अ छुपा है, विद्या और प्लस आलय तो आ, तो अ और आ मिलके बड़ा आ बन गया है, बड़ा आ बन गया है। तो यहाँ पे विद्यालय हो गया। आशा है दीर्घ संधि आप लोग समझ गए होंगे। अब है दूसरा है गुण संधि, जिन शब्दों में एक मात्रा दिखे, जैसे ए हो गया, ए का मात्रा एक मात्रा दिखे या ओ का मात्रा दिखे, उस अब दूसरे वर्ण में ए का मात्रा दिखे या ओ का मात्रा दिखे, वहाँ पे क्या होता है, गुण संधि होता है। जैसे नरेंद्र, देखिए एक मात्रा दिखा है ना ए का, परोपकार, ओ का मात्रा दिखा है ना एक मात्रा, यहाँ पे गुण संधि होता है। वो कैसे होता है, तो देखिए पर माने दूसरा और उपकार, दूसरे पर उपकार करने को क्या कहते हैं, परोपकार कहते हैं। तो देखिए र में क्या छिपा है, अ छिपा है, तो अ क्या है, एक स्वर है, आ ऊ प्लस क्या हो गया है, ऊ हो गया है, मिल के क्या हो गया है, ओ बन गया है, अ और ऊ मिल के ओ बन गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, गुण संधि, एक मात्रा गुण संधि आशा है समझ गए होंगे। अब देखिए वृद्धि संधि को विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। वृद्धि संधि, जिन शब्दों में दो मात्रा दिखाई दे, जैसे डबल मात्रा, डबल चोटी, दो चोटी हो गया, या तो अ की मात्रा दिखाई दे या तो औरत औ की मात्रा दिखाई दे, वहाँ पे क्या है, वृद्धि संधि है। जैसे ये सदैव, अ का मात्रा दिखाई दे रहा है ना, बनौषधि, औ का मात्रा दिखाई दे रहा है, सदैव, सदा, धन एव, सदैव, सदा, इसका विच्छेद करने के लिए संधि का विच्छेद होता है और समास का विग्रह होता है। ये ध्यान रखिएगा, पूछेगा संधि का क्या होता है, विग्रह होता है, विच्छेद होता है, अलगाव होता है। तो संधि का विच्छेद होता है और समास का विग्रह होता है। तो सदा धन एव, इसका विग्रह क्या है, विच्छेद क्या है, सदा धन एव, सदा में क्या है, आ है, आ प्लस ए, आ और ए मिलके अ बना दिया है, आ और ए मिलके अ बना दिया है, तो सदैव हो गया है। अभी स्वर संधि को पढ़े थे ना, दो वर्ण मिलकर आपस में कोई परिवर्तन कर ले या दो स्वर आपस में मिलकर किसी अन्य स्वर को परिवर्तन कर दे या बदलाव कर दे, उधे ही स्वर संधि कहते हैं। तो देखिए ये भी स्वर संधि का भेद है, तो बनौषधि हो गया। अब देखिए यण संधि, यदि य और व, इसे क्या कहते हैं, य और व को क्या करते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। य और व को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। तो इन अर्ध स्वरों के पहले कोई भी आधा वर्ण आ जाए, वहाँ पे यण संधि होता है। देखिए अत्यधिक, य में क्या आ गया, य में और व, तो य में क्या आ गया, आधा तो आ गया, मतलब यण संधि। स्वच्छ, व के आगे क्या आ गया, आधा स आ गया, यण संधि। यण संधि सबसे आसान तरीका है यण संधि को पहचानने का। और आपके सी टेट के पेपर में ऐसे ही छोटे छोटे ग्रामर पैसेज दे देंगे,
और उस पैसेज में से शब्दों के या तो संधि पूछ लेंगे, समास पूछ लेंगे, उसमें के शब्द अर्थ पूछ लेंगे, या उस शब्द का विलोम पूछ लेंगे, प्रत्यय पूछ लेंगे। तो इसमें प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द सब एक ही वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप धैर्य बना के पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यण संधि आप समझ लिए। देखिए 10 मिनट के वीडियो में संधि खत्म। लास्ट है अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5वां क्या है? अयादि संधि। जब ए, ऐ, ओ और औ के साथ कोई अन्य स्वर आए तो ए का ऐ बन जाता है, ऐ का क्या बनता? आय बन जाता है, ओ का औ बन जाता है और औ का आव बन जाता है। तो कैसे पता? जैसे पवन हो गया, पावन हो गया, नाविक हो गया। जैसे नौ, नौ धन इक बराबर नाविक, इसमें क्या है? ए औ है और औ और ई मिल के आव बन गया है, नाव। नाव कहने पर आव आ रहा है ना, आव का उच्चारण हो रहा है नाविक, नाव। तो नाव में आव आ रहा है तो औ और ई मिल के क्या हो गया है? आव बन गया है। कोई भी औ के आगे कोई भी वर्ण शब्द स्वर आए या व्यंजन आए औ, तो उसका आव बन जाता है। देखिए आव बन गया है, औ का आव बन जाता है, औ का आव बन जाता है। कोई भी औ के साथ कोई अन्य स्वर आए, अन्य स्वर क्या है? ई है। तो ई आ गया है तो औ का क्या बन गया है? आव बन गया है। पवन, तब पो धन पो, ओ है ना, ओ अभी यहाँ पे दिखा रहा है ओ, तो ओ का पो धन अन, तो क्या हो गया है? पवन बन गया है, पवन बन गया है। पो धन अन का क्या हो गया? पवन बन गया है, पवन बन गया है। तो ओ और अ, ओ और अ अन्य स्वर आ गया ना, तो उसका क्या हो गया है? अव हो गया है, पव, अव हो गया है। तो देखिए दोनों आप समझ गए होंगे कैसे ये बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है समास। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। पूछेगा समास का क्या अर्थ होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। किसी बड़े सेंटेंस को, लाइन को छोटे में कह देना ही क्या है? समास है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, देखिए वर्णों के मेल से संधि बनती है और शब्दों के मेल से समास बनता है। वर्ण मिल गए, आ मिल गए, आ बन गया, तो यह संधि हो गया। लेकिन गंगा जल, दो शब्द मिल गए तो गंगा जल बन गए। देखिए शब्दों के मेल से समास बनता है और वर्णों के मेल से संधि बनता है। एक क्वेश्चन यही तैयार हो गया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नया मेल से नया शब्द बनता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल, इतना लंबा है गंगा का जल, तो सीधे आदमी कह देगा गंगा जल। राजा का पुत्र तो राजपुत्र। समझ गए होंगे। समास 6 प्रकार का होता है। देखिए पहला अव्ययीभाव समास। पूछ देगा समास के कितने प्रकार का होता है, तब मूल रूप में समास 4 ही प्रकार का होता है। लेकिन आपके सी-टेट में पूछेगा तो सी-टेट के हिसाब से आप समास 6 प्रकार का लगाइएगा। सी-टेट में अगर पूछ दे समास कितने प्रकार का होता है तो आप 6 प्रकार लगाइएगा। अब प्रकार तो शायद पूछेगा, ज़्यादा शब्द देता है और पूछता है इसमें कौन सा समास है। सी-टेट में यह प्रकार नहीं पूछता है। प्रकार जूनियर एडेड भर्ती एग्जाम में पूछेगा या सुपर टेट में पूछेगा या तो टीजीटी में पूछेगा। आपके सी-टेट में नॉर्मल सा शब्द दे देगा और उसका समास पूछ देगा इसमें कौन सा समास है। तो समास 6 प्रकार का होता है। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि, 6 प्रकार का समास होता है। तो इस एक एक करके इन सबको विस्तारपूर्वक समझ लेते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो
या कोई अव्यय शब्द लगा हो, वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। इसमें पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। जैसे यथा, निर, निस, आ, अनु, प्र, प्रति आदि। जैसे प्रतिदिन, तब प्रति क्या है? एक उपसर्ग है। प्रति क्या है? एक उपसर्ग है। तब प्रति की क्या है? पूर्व पद की प्रधानता होती है। प्रति उपसर्ग है। भर पेट, तो भर क्या है? उपसर्ग है। और पेट, पेट मूल शब्द है। तो देख लीजिए, प्रथम पद या तो उपसर्ग होगा या तो अव्यय होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, निर, निस, यह सब क्या है? उपसर्ग है। इसे अनेकों शब्द बना देगा, जैसे यथाशक्ति, निराभिमान, निस, ये आ जाएगा। अभी आगंतुक, तो आधन आगंतुक हो गया। अनुनासिक हो गया। प्रत्युत्पकार हो गया, प्रत्युपकार हो गया। ऐसे यह एक एक उपसर्ग से एक एक शब्द बन जाएगा, अनेकों शब्द बन जाएगा। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। तत्पुरुष समास के प्रकार, कारक चिन्हों के अनुसार यह समास 6 प्रकार का होता है। कारक हिंदी में कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन कर्ता कारक, प्रथम विभक्ति और लास्ट संबोधन कारक, इसको छोड़ के बाकी सभी कारक में जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उसी चिन्हों का लोप होता है। देखिए, इसमें कर्ता कारक नहीं है और यह संबोधन कारक नहीं है, 2 कारक। लेकिन ऐसे कारक से अगर प्रश्न आ जाए कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास में 6 कारकों के विभक्ति का लोप होता है, इतना ध्यान में रखिएगा। कर्म तत्पुरुष समास, इसका चिन्ह को है। करण तत्पुरुष समास, इसका चिन्ह से है। आप कहेंगे कि करण तत्पुरुष समास, अपादान समास, तत्पुरुष समास दोनों का विभक्ति चिन्ह क्यों से है? तो करण तत्पुरुष समास संबंध को दर्शाता है और अपादान तत्पुरुष समास विच्छेद को दर्शाता है। 2 लोगों में अगर संबंध हो जाए तो वहाँ पे करण तत्पुरुष हो जाता है, और 2 लोगों में विच्छेद हो जाए, अलगाव हो जाए, वहाँ पे अपादान तत्पुरुष होता है। तो यही कर्म तत्पुरुष समास से, के लिए, संप्रदान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, ऊपर। यह जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। तो को आ गया कर्म तत्पुरुष समास। ऐसे ही आप लोगों का वर्ण दे देगा, एक शब्द दे देगा, पूछेगा गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो समास का विग्रह कर लीजिएगा, आसानी से पता चल जाएगा इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। विग्रह कर लीजिएगा। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए, शाला मतलब घर, गृह का प्रयोग के लिए जो घर होता है, तो के लिए क्या हो गया? के लिए संप्रदान तत्पुरुष हो गया प्रयोगशाला में। तो ऐसे विग्रह कर लेंगे तो आप लोगों को आसानी से तत्पुरुष समास समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द्विगु समास। तीसरा क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास की विशेषता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे क्या हो गया? त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। द्विगु क्या है? 3 लोक, तीन शब्द आ गया। त्रिलोक मतलब 3 लोक, धरती, आकाश, पाताल, 3 लोकों का यह इंगित कर रहा है। प्रथम पद संख्यावाची है। और देखिए द्विगु समास में वहीं पे आगे जाएगा त्रिकालदर्शी, तीनों दिशाओं को देखने वाले त्रिकालदर्शी, तो वह नहीं होगा। इसमें देवताओं का नाम आ जाता है। जैसे आ जाता है दशानन, तो दशानन द्विगु समास में नहीं आएगा, वह बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। जैसे देवताओं का नाम अगर संख्यावाची शुरू हो, संख्या से शुरू हो, तो वह द्विगु समास के अंतर्गत नहीं आएगा, वह बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। अब वहीं पे अगर किसी वस्तु व्यक्ति का नाम आए
अगर संख्या से प्रथम अक्षर शुरू हो वहाँ पे द्विगु समास होता है। जैसे सप्ताह हो गया 7 दिनों का समाहार, सप्ताह हो गया 7 दिनों का समूह, तिरंगा हो गया 3 रंगों का जो वस्तु है तिरंगा। तो यह क्या है, यह द्विगु समास के अंतर आएगा। दशानन हो गया, चतुरानन हो गया जैसे ब्रह्मा जी, उन लोगों को हम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों सब पद समान हो और दोनों पद प्रधान हो, ना एक कोई एक से छोटा हो ना ही कोई एक से बड़ा हो। जैसे माता पिता है तो जितना माता का हमारे जीवन में महत्व होता है उतना ही पिता का हमारे जीवन में महत्व होता है। तो दोनों हमारे लिए एक समान है, दोनों प्रधान है। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसका विग्रह करते समय योजक चिन्ह बीच में रहता है। कहीं कहीं योजक चिन्ह नहीं रहता है, कहीं नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उसको विग्रह करेंगे तो आपको 2 अलग अलग शब्द दिखाई देगा या 2 विलोम शब्द दिखाई देगा। जहाँ पे 2 विलोम शब्द भी रहे तो समझ जाइएगा वहाँ पे द्वंद्व समास है। नेक्स्ट देखते हैं 5वां है कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद, एक पूर्व पद होता है एक उत्तर पद होता है। तो अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। एवं विग्रह करते समय दोनों पदों में के समान जो में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें विशेषण विशेष होता है। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन। तो नयन की विशेषता क्या है कि यह कमल के समान है। यह नयन विशेष हो गया और कमल क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो विशेषण विशेष बहुला इति कर्मधारय। इसका सूत्र है विशेषण विशेष बहुला इति कर्मधारय। नील गाय, गाय की विशेषता क्या है, गाय एक विशेष है और उसकी विशेषता क्या है, उसका विशेषण क्या है, नील। नीली है जो गाय, नीला विशेषता है गाय की कि वह नीली है। नीली साड़ी की विशेषता है कि साड़ी नीली है। तो इसमें विशेषण देख लीजिएगा कि कोई वस्तु की वह विशेषता बताता हो प्रथम पद और वही प्रधान हो, वह वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिस समास में, समाज नहीं है समास है, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता ना होकर किसी अन्य पद या तीसरे पद की प्रधानता हो, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे गजानन, गज, गज क्या हो गया, हाथी। आनन मतलब उसका मुख, आनन माने क्या होता है, मुख। तो गज के समान किसका मुख है, तो इसको पढ़ने से हमें हाथी और उसका मुख नहीं पता चल रहा है। 2 शब्द आपस में जुड़े हैं लेकिन अर्थ क्या दे रहा है कि गजानन गणेश देवता को कहते हैं कि गज के समान उनका मुख है। तो यह गणेश देवता को इंगित करता है, यह हाथी और उसके सूंड का इंगित नहीं करता है, सीधे गणेश देवता पर जाता है। तो जितने भी देवी देवता के नाम होते हैं वह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। या किसी वस्तु हो गया उसके पर्यायवाची शब्द भी कभी कभी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे पंकज है, पंक माने क्या होता है, कीचड़। ज माने जन्म लेना, पंक माने क्या होता है, कीचड़ होता है, कीचड़ होता है। और ज माने क्या होता है, जन्म लेने वाला, जन्म। कीचड़ में किसका जन्म होता है, तो कमल का जन्म होता है। इसका तीसरा अर्थ आ गया ना, कीचड़ में किसका जन्म होता है, कमल का जन्म होता है। तो कहा है कि जिस समास दोनों प्रधान न होकर किसी अन्य का अर्थ बताए वहीं पे बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ये एक ही वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। एक वीडियो देख लेंगे तो C-टेट में जो नॉर्मल सा ग्रामर पूछता है 15 नंबर का ग्रामर आएगा और 15 नंबर का हिंदी का पैडागोजी और बाल विकास आएगा। पैडागोजी से संबंधित शिक्षण विधियाँ आएंगी।
तो इस 15 नंबर का कुछ ग्रामर ऐसे दे देगा, कुछ ग्रामर पैसेज के हिसाब से सॉल्व करने के लिए देगा। तो इस एक वीडियो से देख लेने से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेशन के साथ जुड़े रहिए और अपने तैयारी को पुख्ता बनाइए। और सेशन पसंद आ रहा होगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग का क्या अर्थ है? तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, शब्दों के शब्दांश माने शब्दों के अंश, जो किसी शब्द से पूर्व या पहले या आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे या ला दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अति हो गया, अति हो गया, अधि हो गया, उप हो गया, परा हो गया, प्र हो गया, प्रति हो गया। जैसे पराधन जय बराबर पराजय हो गया ना, पराधन जय पराजय। देखिए जय माने जीतना, अब परा लग गया तो पराजय माने हार, हार तीसरा अर्थ आ गया ना, हार। अधिकरण, अधिधन करण तो अधिकरण हो गया, एक करण है मूल शब्द, अधि इसमें उपसर्ग लग गया, अधिकरण बन गया। अति सुंदर तो सुंदर में अगर सुंदर में अति जुड़ गया तो अति सुंदर मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर हो गया, इसका अर्थ ही परिवर्तन कर दिया। प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी सार्थक या मूल शब्द के अंत में जुड़कर, उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय अंत में जुड़कर उसका अर्थ या भाव परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, अंत में जुड़कर। जैसे सफल, सफल एक व्यक्ति है, उसमें ता प्रत्यय लग गया तब क्या बन गया? सफलता हो गया। तो सफल व्यक्ति है, सफल क्या है? व्यक्ति है, या सफल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि सफलता क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे घूम, घूम में अक्कड़ प्रत्यय लग गया तो घुमक्कड़ बन गया, घूम में अक्कड़ प्रत्यय लग गया तो घुमक्कड़ बन गया। इसके अन्य प्रत्यय देख लीजिए, इक हो गया, इत हो गया, अक्कड़ हो गया, इया हो गया। जैसे डिब्बा, डिब्बा है, डिब्बा मूल शब्द है, मानिए एक डिब्बा यहाँ पे है, डिब्बा, डिब्बा हो गया। और डिब्बा में इया प्रत्यय लग गया, डिब्बा में इया प्रत्यय लग गया तो डिबिया बन गया। तो डिब्बा से छोटी सी डिबिया बन गया, डिबिया, डिबिया बन गया बराबर क्या हो गया? डिबिया। तो डिबिया देखिए इसके अंत में जुड़कर इसका परिवर्तन कर दी ना, अर्थ में भी परिवर्तन कर दी, पहले डिब्बा था बाद में डिबिया बन गया, छोटी सी बन गया, छोटा, तो अर्थ में ही परिवर्तन कर देता है। प्रत्यय का ये खास बात है। जैसे अपमानित, अपमानित, अपमान में ईत प्रत्यय जुड़ गया, अपमान में ईत प्रत्यय जुड़ गया तो अपमानित बन गया। कि अपमान मूल शब्द है, अपमान किसी का किया जाता है, ईत प्रत्यय जुड़ गया तो वह अपमानित व्यक्ति हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा के प्रकार। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे राधिका, कुर्सी, मुंबई, मीठा। राधिका देखिए किसी व्यक्ति का नाम है, कुर्सी किसी वस्तु का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, मुंबई किसी स्थान का नाम है, मीठा किसी भाव का नाम है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रकार हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के ये उदाहरण है कि व्यक्ति नाम, संज्ञा मतलब क्या होता है? किसी का नाम, जैसे हम हैं, हमारा नाम ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए, सब ही क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी जाति के
सभी प्राणी या वस्तु का बोध हो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नदी, नदी में कई सारी नदियाँ आ जाएंगी, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, भागीरथी हो गई, कृष्णा, कावेरी, यह सब सारी नदियाँ एक ही में समाहित हो गई। नदी ही नाम उसकी जाति का बोध करा दिया। लड़की में कोई चंपा हो गया, चमेली हो गया, अनीता हो गया, सुनीता हो गया, रीता हो गया, कितनी लड़कियाँ शामिल हो गई, उस लड़की जाति का बोध करा दिया, जातिवाचक संज्ञा। पर्वत में हिमालय पर्वत हो गया, कई सारे पर्वतों का नाम पकड़ लीजिए, आशा है जातिवाचक संज्ञा समझ गए होंगे। भाववाचक संज्ञा, जिन शब्द से किसी वस्तु के भाव या गुण का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, क्रोध क्या है? एक भाव है। क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा क्या होता है? हमारे अंदर अंदर विद्यमान होता है। क्रोध दिखाई नहीं देता है। अदृश्य भावनाओं को क्या समझ लीजिए, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे क्रोध दिखाई नहीं देता है, लेकिन अभी कोई जिसे हम नफरत करते हैं, हमारा दुश्मन हो, सामने चला आए तो ऑटोमेटिक क्रोध बाहर निकल जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। मिठास, मिठास भी एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे सामने कुछ पड़ा हो, कोई व्यंजन, अब हमें नहीं पता है वो तीखा है कि मीठा है, लेकिन जब हमारे अंदर जाएगा तो पता चल जाएगा मुंह के अंदर कि वो मीठा है कि तीखा है। काला, काला आदमी, गोरा आदमी, यह उसका गुण है कि वह काला है। कृष्ण काले हैं, उनका गुण है कि वह काले हैं। रामू गोरा है तो गोरा उसका गुण है। तो गुण या भाव का पता चले, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का पता चले, या इसमें पेय पदार्थ भी आ जाएगा, पेय पदार्थ या धातु का पता चले, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे लोहा एक धातु हो गया, लोहा द्रव्य के अंदर आएगा, सोना द्रव्य के अंदर आएगा। पानी यह पेय पदार्थ है, पानी हो गया, लिम्का हो गया, कोको कोला हो गया, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते आएंगे। धुआं भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। समूह वाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का पता चले, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे परिवार क्या हो गया, परिवार में बहुत सारे लोगों का समूह होता रहता है। मामा रहते हैं, भाई रहते हैं, बहन रहती है, माता पिता रहते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके कर्जन होते हैं, चाचा चाची होते हैं, कितना समूह होता है। तो क्या समूहवाचक संज्ञा। सेना हो गया, सेना बहुत बड़ी होती है, उसमें कई सारे सिपाही शामिल होते हैं, तो सेना भी। कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, कक्षा में बहुत सारे छात्र होते हैं, झुंड भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा की जगह पर या स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ऐसे आप लोगों को परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन थ्योरी समझ लीजिए। परिभाषा नहीं पूछेगा, वह दे देगा कि वह घर जाता है, इसमें सर्वनाम छाटिए, तो आप लोगों को पता रहेगा तो वह निकाल देंगे कि इसमें वह रहेगा, दे देगा नीचे। वह है कि जाता है, जाता है कि घर है, क्या सर्वनाम है, तो उसमें से वह छांट लीजिएगा कि वह। जैसे रमेश घर जाता है तो रमेश के जगह पे कह दिया जाए कि वह घर जाता है, तो वह क्या हो गया? रमेश का जगह ले लिया, संज्ञा का जगह ले लिया, वही क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। हर जगह तो हम लोग संज्ञा का प्रयोग नहीं करते हैं, खासकर नेताओं के संबंध में हम वह कह के ही संबोधित कर देते हैं, जल्दी नाम नहीं लेते हैं। तो वह संज्ञा के किसी नाम के जगह, नाम का ही जगह वह घेर लेता है, उसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं हो गया, मैं अपने लिए मैं, तुम हो गया, हम हो गया, आप हो गया, वे हो गया, वह हो गया, यह सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला निजवाचक सर्वनाम, जो शब्द खुद के लिए या अपने आप के लिए प्रयोग किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन थ्योरी पढ़ लेंगे तो किसी भी कोई सा भी शब्द दे दे, शब्द तो करोड़ों होते हैं, एक सर्वनाम के, निजवाचक सर्वनाम के करोड़ों शब्द बन जाएंगे, कितने को रटेंगे? इससे अच्छा आप थ्योरी समझ लेंगे, आसानी से प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो जो शब्द खुद के लिए या अपने लिए
एक कर्ता प्रयोग करता है वही निजवाचक सर्वनाम कहता है। जैसे स्वयं हो गया, आप हो गया, अपने आप हो गया। जैसे यह काम मैं स्वयं कर लूँगा, यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, यह काम मैं आप ही कर लूँगा। यह क्या हो गया? यह सब निजवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का पता न चले। जैसे कोई आया होए, कुछ पढ़ा होगा, थोड़ा काम कर लूँ, यह सब क्या हो गया? अब आ जाएगा थोड़ा काम कर लूँ, इसमें थोड़ा क्या है? तो थोड़ा नीचे दे देगा निश्चयवाचक है सर्वनाम है क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है। या दे देगा कुछ देर से आई, कुछ देर से आई माने कुछ देर से आई सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो आप जानेंगे कि कुछ, थोड़ा, कम, ज़्यादा यह सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो यह आसानी से आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम टिक कर देंगे। और नहीं आएगा फिर दीवालों को देखते रहेंगे, छत को देखेंगे, थोड़ा पेन से अपना मस्तक खुजलाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता हो वहाँ पे क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरा घर है, पूछ देगा कि यह मेरा घर है, इसमें यह किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न। तो आप लोग जाने रहेंगे तो कह देंगे यह वह ये वे, यह सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी वस्तु की निश्चितता का बोध हो वही निश्चयवाचक। नेक्स्ट है चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से परस्पर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में संबंध दिखाई दे वही क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जो सो, इसका चिन्ह क्या है? जो सो। जैसे जो करेगा सो भरेगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक। जो सो में क्या है? संबंध है कि जो करेगा वही भरेगा, उसी के लिए उसमें जो सो में संबंध है। जो गुण खाएगा वह कान छेदाएगा, यह भी कभी कभी दे देता है। क्वेश्चन नंबर इसका 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से प्रश्न करने, किसी से हम प्रश्न करते हैं ना, या पूछने का बोध होता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन आ गया, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, यह सब क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम के सबसे आसान रहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम पहचानना। इसको क्या पढ़ाना है, लेकिन फिर भी इसमें है तो हम पढ़ा दे रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो शब्द वक्ता के लिए प्रयोग हो, श्रोता के लिए प्रयोग हो या किसी अन्य के लिए भी प्रयोग हो उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? पुरुषवाचक। मानिए यह दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, यहाँ पे दो व्यक्ति है, व्यक्ति बड़ी अच्छा से बन रहे हैं, यहाँ पे इसका मुंह नाक ले लीजिए। तो दो व्यक्ति हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो यह राम है, राम ने श्याम से बोला तुम कैसे हो, आज रमेश नहीं आया। तो यह तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि आज यह रमेश है, रमेश नहीं आया। तो ये दो लोग छात्र हैं, आप दूसरे में आपस में बातें कर रहे हैं कि आज रमेश नहीं आया, आराम से हम बात कर रहे हैं। तो राम क्या रहा है? राम पूछ रहा है इससे, तो यह वक्ता हो गया। यह सुन रहा है तो श्रोता हो गया। इसके बारे में बात कर रहे हैं तो यह अन्य हो गया। तो इन सब के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए मैं हो गया वक्ता, तू हो गया श्रोता, अब वह हो गया यह रमेश अन्य। समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। इसमें प्रविशेषण भी होता है, लेकिन प्रविशेषण वह विशेषण की विशेषता बताता है, लेकिन प्रविशेषण आप लोगों में नहीं पूछेगा, क्योंकि आप सबके सीटेट में बेसिक ग्रामर पूछता है, जो मेन जो 1 से 5वीं तक के बुक में शामिल हो। 1 से 5वीं तक के बुक में जो ग्रामर शामिल होता है वही सीटेट में पूछता है। तो ज़्यादा पढ़ाने से फ़ायदा क्या है? झूठ मूठ के वीडियो लंबी होगी और आपका टाइम वेस्ट होगा। टाइम तो बर्बाद करना नहीं है, पेपर सर पे है।
तो जैसे सुंदर हो गया, गोरा हो गया, खट्टा हो गया। सुंदर लड़का, लड़का का विशेषता बता दिया सुंदर। गोरा लड़की, गोरी लड़की, लड़की की विशेषता हो गई खट्टा आम, खट्टा जामुन, खट्टा विशेषता हो गया जामुन का। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला सार्वनामिक विशेषण, इसमें सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयोग में लाया जाता है। जैसे वह लड़की अच्छी नहीं है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम विशेषण की तरह लड़की की विशेषता बता रहा है। यह संज्ञा की विशेषता नहीं, संज्ञा के जगह पे नहीं है। संज्ञा, लड़की क्या है? एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़की क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है वह। यहाँ सर्वनाम नहीं है, यह विशेषण के रूप में सर्वनाम प्रयोग किया जाता है, तो इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम विशेषण के रूप में यहाँ पे प्रयोग तो हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा का जगह लेता है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही संज्ञा मौजूद हो। तो जहाँ पहले से ही अभी संज्ञा पढ़ाई थी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, स्थानवाचक, तो यह देखिए संज्ञा पहले से ही मौजूद है, किसी का नाम पहले से ही मौजूद है। अब उसके आगे जब सर्वनाम लग गया तो उसे सर्वनाम नहीं कहेंगे, वह विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव, रंग, आकार का बोध कराता है, गुणवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आकार क्या हो गया? वह मोटा आदमी है, आदमी की विशेषता क्या है? उसका आकार बता दिया कि वह मोटा है। वह सांवला आदमी है, सांवला क्या हो गया? उसका रंग बता दिया। वह स्वभाव से बहुत ही खिन्न है, तो खिन्न क्या हो गया? विशेषता बता दिया। राम स्वभाव से ही खिन्न है, राम की विशेषता हो गया कि स्वभाव से खिन्न है। उसका धर्म, उसका गुण बता दिया कि राम बहुत बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान, बुद्धिमता क्या हो गया? उसका गुण हो गया। तो यही है गुणवाचक सर्वनाम। संख्यावाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु की गणना का बोध हो, संख्यावाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, मतलब प्रत्येक माने हर एक व्यक्ति को दूध दो, प्रत्येक व्यक्ति को दूध दो, तो इसमें प्रत्येक क्या है? संख्यावाचक सर्वनाम है। 20 आदमी शादी में आए थे, तो 20 क्या हो गया? आदमी की विशेषता बता दिया, और वो भी संख्या के रूप में, संख्यावाचक सर्वनाम हो गया। आधा किलो आटा दे दो, आधा क्या हो गया? संख्यावाचक सर्वनाम हो गया। 100 गुना, संख्यावाचक सर्वनाम हो गया। देखिए, और नेक्स्ट है परिणाम बोधक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 4 ही भेद होते हैं। परिमाण बोधक सर्वनाम, जिन शब्दों से वस्तुओं के नाप तोल का पता चले, परिणाम बोधक सर्वनाम कहलाता है। जैसे बहुत, थोड़ा, आधा लीटर, 1 गज कपड़ा। जैसे 1 गज कपड़ा दे दो, आधा लीटर दूध दे दो, थोड़ा सा हमें मेथी दे दो, ऐसे करके बहुत सारा चावल है। यह सब क्या है? परिमाण बोधक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक अलंकार। देखिए, अलंकार तो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वह 3 प्रकार नहीं, आपको मेन 2-3 शब्द अलंकार पूछ लेगा, 2-3 अर्थ अलंकार पूछ लेगा। आप लोगों को ज़्यादा अलंकार नहीं पूछेगा, छोटा सा शब्द दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है। इसीलिए हम बढ़ा चढ़ा के नहीं पढ़ेंगे, टीजीटी लेवल का नहीं पढ़ेंगे, हमें बस सीटेट किसी तरह निकालना है। तो सीटेट निकालने के लिए सीटेट के हिसाब से ही थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण है। जिस तरह क्या है, एक नायिका या एक स्त्री बिना गहनों के सुशोभित नहीं होती है। चाहे कितना हो सुंदर हो, जब तक मेकअप नहीं लगाएगी, गहने नहीं पहनेगी, तब तक वह सुंदर नहीं दिखेगी। वही स्त्री की अगर बहुत ख़राब है, लेकिन उसको ब्यूटी पार्लर में ले जाके सजा दो, देखो कितना चकाचक लगती है। तो वही शब्दों को सजाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। किसी कविता के या दोहा को सजाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। इसे दोहा पढ़ते हैं तो बड़ा रस लगता है। देखिए, ऐसे साधारण रूप में कबीरदास के
किताब के तरह एक पढ़ी है। कबीरदास के दोहों में कोई ये थी रस निकलेगा, लेकिन उसी को अलंकारों के साथ सजा दिया गया है तो कितना अच्छा से गाया जाता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। देखिए इसमें अलंकार का प्रयोग किया गया है तो कितना अच्छा लग रहा है, पढ़ने में रस टपक रहा है। तो यही है मेन अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण है। तो अलंकार के प्रकार मेन 4-5 प्रकार पूछेगा आप सबके सीटेट में, तो 4-5 प्रकार के अलंकारों को पढ़ लेते हैं। पहला अलंकार यमक अलंकार है। यमक अलंकार इसकी परिभाषा क्या है कि जब एक ही शब्द 2 बार आए, कितनी बार आए? 2 बार आए, और उसके अर्थ में भिन्नता हो, अर्थ अलग अलग निकले, वही क्या है? यमक अलंकार है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पे 2 ही शब्द सजना सजना 2 बार आया है एक ही शब्द। एक सजना का अर्थ है श्रृंगार करना और दूसरे सजना का अर्थ है हमारे पति से। तो सजना है मुझे सजना के लिए, तो इसमें ऐसे भी दे सकता है, एक लाइन दे देगा, पूछेगा कि पहले सजना का क्या अर्थ है। एक बार पूछा था सीटेट में, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, अवा खाए बौराए नए रवा पाए बौराए। तो पूछा था पहले कनक का क्या अर्थ है, सोना है कि धतूरा है। तो ऐसे भी प्रश्न आ जाता है, तो हर तरह से आप सतर्क रहिए। नेक्स्ट देखते हैं श्लेष अलंकार। दूसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिपकना, चिपकाना, चिपकना या चिपका हुआ अर्थ ही श्लेष अलंकार। जैसे अर्थात एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकले, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। जैसे पानी 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 4 बार प्रयोग हुआ है, 3 बार, लेकिन हर जगह पानी का अलग अलग अर्थ है। कहीं इस पानी का अर्थ है इज्जत। रहीमदास जी कहते हैं अपने इस पानी को या इज्जत को, नहीं आदमी कहता है देहात के लोग कि तहार तो पनिए मरी गइल बा, तहार तो का भइल बा, पनिए मरी गइल बा। यहाँ पानी पर इज्जत, बिन पानी सब सुन, कहीं चूने के अर्थ में प्रयोग हुआ है, कहीं इज्जत के अर्थ में, कहीं पानी के अर्थ में इस पानी का प्रयोग हुआ है। तो एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकले, कई सारे अर्थ चिपके हो एक ही शब्द में, वही क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट है उपमा अलंकार। जिन शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, जैसे हरि का जो पद है, हरि माने भगवान विष्णु, वह कमल के समान है, मतलब खूब मुलायम है, गद्देदार। हरि का पद कोमल के समान कोमल है, इसका अर्थ यह हुआ। इसके वाचक शब्द क्या है? जिस भी कविता के अंदर, इस श्लोक के अंदर सा से सी सरिस समान यह वाचक शब्द दिखे, समझ जाइए उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार, जब उपमेय में उपमान का अभेदपूर्ण वर्णन हो, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। कहीं कहीं रूपक अलंकार में बीच में योजक चिन्ह भी रहता है और कहीं कहीं नहीं रहता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि मैं राम रूपी रतन, रूपी आ गया ना, राम रूपी रतन धन पायो, राम रूपी रतन या धन को पाए हैं, मुझे और किसी के पाने की राजविलास से कोई लालसा नहीं है। तो राम रूपी रत्न पाए हैं, तो रूपी रूपक अलंकार आ गया है। उपमेय में उपमान का, जैसे राम रूपी धन, ये नहीं है कि राम के समान धन, के समान हो जाएगा तो तुलना हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। और जब उसी को मान लिया जाए, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वही क्या है? रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में लेश मात्र का अंतर है। नेक्स्ट है अनुप्रास अलंकार। एक ही वर्ण की आवृत्ति हो या बार बार दोहराया जाए। आवृत्ति माने क्या होता है? दोहराना।
वहीं पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, तो च एक ही वर्ण की 3 बार आवृत्ति हो गई। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के 6 भेद होते हैं, लेकिन भेदों से क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोगों को बस यही छोटे लेवल में पूछेगा, तो इसीलिए भेदों को पढ़ने से। एक हो गया मानवीकरण अलंकार से, वैसे सीटेट में पेपर नहीं आता है, लेकिन कभी कभी पूछ देगा, तो मानवीकरण अलंकार को भी पढ़ लेते हैं। जहाँ प्रकृति पर मानव सुलभ क्रियाओं को दर्शाया जाए या किसी निर्जीव वस्तु का सजीव रूप में चित्रण किया जाए, वहाँ पे मानविक अलंकार कहते हैं, मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, तब फूल क्या है, निर्जीव वस्तु है या प्राकृतिक वस्तु है, और इसे मानव रूप में, सजीव रूप में इसका वर्णन किया जाता है। कहीं फूल हंसता है और कलियां मुस्कुराती है, नहीं ना मुस्कुराती है, लेकिन निर्जीव होकर भी सजीवता दिखलाया गया है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं शब्द भेद। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, शब्द भेद। उत्पत्ति, इतिहास, विकास के अनुसार शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे वायु हो गया, सूर्य हो गया, जल हो गया, अंगरक्षक हो गया, यह सब तत्सम शब्द है। यह संस्कृत का शब्द है वायु। तद्भव शब्द का किसे कहते हैं, कि जो संस्कृत के शब्द हैं हिंदी में परिवर्तन करके प्रयोग में लाए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे संस्कृत में वायु है तो वायु का तद्भव में हवा बन गया है, सूर्य को बोलते बोलते सूरज बन गया है, जल को बोलते बोलते पानी बन गया है, अंगरक्षक को बोलते बोलते अंगोछा बन गया है। तो यह तत्सम शब्द है, यह तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है देशज शब्द। जिन शब्दों के उत्पत्ति का पता न चले, स्वयं मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार गढ़ ले या रच ले, बना ले, उसे ही देशज शब्द कहते हैं। इसका उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। अब वैसे थैला, थैला, झोला, ये सब क्या है, पगड़ी, चमचा, लोटा, कटोरा, हड़बड़, गड़बड़, यह सब क्या है, झटपट, यह सब व्यक्ति अपने आप गढ़ लिया है, किसी शब्दकोश में यह शामिल नहीं है, तो यह देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द, तो विदेश, जिन शब्दों को हिंदी में अनेक भाषाओं से ग्रहण किया गया है उसे आगत शब्द या देशज शब्द कहते हैं। जैसे पतलून तुर्की भाषा का शब्द है, मतलब मॉडल इंग्लिश भाषा का शब्द है, कंपनी इंग्लिश, गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो ऐसे ऐसे शब्द दूसरे भाषाओं से आकर हिंदी में जो शामिल हो गए हैं उसे विदेशज शब्द कहते हैं। एक संकर शब्द भी होता है, संकर शब्द, क्योंकि संकर शब्द देशज शब्द और विदेशज शब्द से मिलकर बना होता है, या तद्भव शब्द और विदेशज शब्द से मिलकर बना होता है, इसीलिए उसे संकर शब्द कहते हैं। इसीलिए इसमें उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 ही भागों में बांटा गया है, लेकिन कहीं कहीं 5 भागों में 5 भागों में इसलिए नहीं बताया जाता है क्योंकि इन्हीं शब्दों में से जोड़ मरोड़ के संकर शब्द बन गया है। संकर माने 2 भाषाओं से लिए गए शब्द। जैसे हो गया है रेलगाड़ी, तो रेल क्या हो गया, अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द हो गया, दोनों मिल गया तो रेलगाड़ी बन गया, उसी को संकर शब्द कहेंगे। तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे और भी बच्चों की तैयारी सुदृढ़ हो सके। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।